एक कवि हमारे जो है मैथिली शरण गुप्त जी, आज मैं आपके लिए इनका जीवन परिचय लेकर आया हूँ। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और मैं ये असल में पिछले कुछ 2 वर्षों से ही नए सिलेबस जब पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड का बदला है तब ये जोड़े गए हैं। इससे पहले ये नहीं थे। तो आइए आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जो इनका चैप्टर है आपका भारत माता का मंदिरिया, ठीक है, ये रचना 10th क्लास में है। तो मैं आज आपको मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सा परिचित कराता हूँ, ठीक है। साहित्यिक परिचय, रचनाएं, कृतियाँ, ये सभी मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ में मेरे पढ़िएगा और सीखिएगा और याद करिएगा। तो क्या है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी का थे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। और कब हुआ था? तो 3 अगस्त सन 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। जो है काव्य रचनाओं के प्रति इनका जो रुझान था वो बाल्यावस्था से ही रहा है, ठीक है, झुकाव। और आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही इन्होंने क्या किया है, हिंदी काव्य की जो नवीन धाराओं को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष बना दिया है। देखिए, आप 10th क्लास में बच्चे अबोध होते हैं, इतना लंबा सेंटेंस नहीं बना पाते, तो कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप भी बड़ा सा प्रयास करें या लंबा सा उसको पूरा रट लें। और रटने के बाद बीच बीच से बच्चे अक्सर ये करते हैं कि भूल जाते हैं, तो शब्दों को बीच बीच से गायब करके आधा अधूरा लिखते हैं। तो ऐसा ना करें। आप लोग कम लिखें, छोटे सेंटेंसों का प्रयोग करें, लेकिन अपनी बात कंप्लीट लिखें। ऐसा ना करें कि रट कर जाएं और वो बीच बीच से आप उसमें भूल जाएं तो वो गलत वाक्य आपका बन जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है प्रेरणा से क्या किया इन्होंने, हिंदी काव्य की जो है नवीन धारा को पुष्ट किया और अपना इस विशेष स्थान बनाया। इनकी कविता में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, ये सभी जो है व्यंजना प्रमुख रहे हैं। इन्हीं के कारण जो है हिंदी सागर के राष्ट्र कवि का सम्मान भी इन्हें दिया गया है। राष्ट्रपति ने जो है इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया था। और भारती का जो यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में जो है क्या हुआ, गोलोकवासी हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई इस सन में 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्र कवि से भी इनको सम्मानित किया गया है। और फिर इनका अगर शॉर्ट में हम लोग जीवन परिचय देख लें तो इधर बगल में आपका लिखा हुआ है क्या है कि 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी के ज़िले में। और इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त। क्या नाम था? सेठ रामचरण। तो ऊपर आपका वर्णन नहीं है तो वहाँ पर आप सेंटेंस उसको बढ़ा लीजिएगा, सेठ रामचरण गुप्त। और मृत्यु कब हुई इनकी? 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में। मुख्य रचना में साकेत इनकी जो है क्या है, मुख्य रचना है। तो इसके अलावा और हम लोग चर्चा करें तो कुछ अन्य रचनाओं में, तो देखिए अब इसके बाद साहित्यिक स्थान जो है आपका, तो जैसे मैं पुराने वीडियो में आपको कराता रहा हूँ, तो साहित्यिक परिचय में आप थोड़ा सा इनके विषय में लिख दीजिए। आपने इतने सारे किए हैं तो आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की अगर हम बात कर लें तो गुप्त जी की जो रचना संपदा विशाल है और इन्होंने मुख्य जो विशेष ख्याति प्राप्त की है रचना में, तो किसमें की है? देखिए, ये साहित्यिक परिचय में ही आप लिख सकते हैं ये सारा जो जानकारी है। इसके अलावा ये जो है रचनाएं भी आपको इसमें पैराग्राफ में, पैसेज में पता चल रही हैं। इसके साथ साथ ये बातें आप साहित्यिक परिचय में भी लिख सकते हैं कि गुप्त जी की जो रचना संपदा विशाल है, इनकी विशेष ख्याति किससे? रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। जयद्रथवध, भारत भारती, अनघट, पंचवटी, यशोधरा और द्वापर, सिद्धराज आदि जो है गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। याद रखिएगा यशोधरा, ठीक है। नाम से तो नहीं समझ में आ रहा है लेकिन याद रखिएगा यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह जो है भारत भारती है, जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है। माइकेल मधुसूदन की वीरांगना, विरहिणी, ब्रजांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पालाशीर युद्ध का इन्होंने अच्छे पदमय अनुवाद किए हैं। और देश के कला अनुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी
अपनी रचनाओं में स्थान देने के जो इनमें क्षमता है, ठीक है। और छायावाद के आगमन के साथ ही गुप्त जी की कविताओं में भी लाक्षणिक वैचित्र और मनोभावों की जो है सूक्ष्मता की मार्मिकता जो है आई है। और गुप्त जी कैसे रहे, इसके बाद और गुप्त जी जो है, गुप्त जी का झुकाव भी गीत काव्य की ओर हुआ। जैसे छायावादी में ज़्यादातर कवियों ने गीत काव्य लिखा है, वैसे इन्होंने भी लिखा है। और प्रबंधन के भीतर ही गीत काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने जो है भाव सौंदर्य के जो मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीत काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उनमें जो है सरसता आई है, पर प्रबंधन की धारा की उपेक्षा नहीं हुई है। मतलब वो जो अपना प्रबंधन अच्छे से करते थे तो उसमें उनके कोई चेंजमेंट नहीं आया। और गुप्त जी के जो कवित्व के विकास के साथ साथ इनकी भाषा का भी बहुत परिमार्जन हुआ है। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय के जो है तत्वों का भी प्रधान हो गया, यानी प्रधानता हो गई। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की जो है कविता का एक प्रमुख स्वर रहा है। उनके कविताओं में राष्ट्र प्रेम जरूर देखने को मिलता रहा है। और भारत भारती में जो है प्राचीन भारतीय संस्कृत का प्रेरणादायक जो है उन्होंने चित्रण किया हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम की इनकी जो परिवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और जो नवीन राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण हो गया। और इसी इनकी कविता में आज की जो समस्याएं हैं और विचारों के जो स्पष्ट दर्शन हैं वो जरूर होते हैं। और गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर जो है देखने को मिलता है। और अपने काव्यों की जो कथा वस्तु और गुप्त जी ने जो आज के जीवन से ना होकर लेकर जबकि प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से भी ली हैं, वहाँ से भी कुछ तथ्य उठाए हैं और उनसे संबंधित भी रचना की है इन्होंने। ये अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए जो है मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं। क्या करते हैं, अतीत की जो गौरव गाथाएँ हैं तो वो वर्तमान जीवन के जो मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही वो उन्हें टॉपिक को उठाते हैं और उनके विषय में रचना करते हैं। गुप्त जी का जो चरित्र कल्पना में कहीं भी औलिकता के स्थान नहीं है। ये आप साहित्य के स्थान में उनके लिख सकते हैं ये सेंटेंस, ठीक है। और इनके सारे चरित्र जो है मानव हैं, उनमें देव और दानव नहीं है, ठीक है। सारे मनुष्य पर ही आधारित इन्होंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा इनके जो राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। इन पात्रों का जरूर इस्तेमाल किया है। काल्पनिक भगवान का कम इस्तेमाल है, लेकिन इसके अलावा ये जो है ज़्यादा इस्तेमाल है। इसी के जीवन प्रेरणा, इसलिए जो है वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वो प्राचीन चिरकाल से जो कथाएं चली आ रही हैं प्रेरणा देने वाली, उन सभी का जो है उन्होंने पात्रों का सजीव मानवीकरण करके ही प्रयोग किया है। तो साकेत के राम जो है ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं है, ठीक है, और हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। इस प्रकार से उन्होंने रचनाएं रची हैं। नारी के प्रति जो है गुप्त जी का जो है हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लवित ही है। और यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विद्रता, रान कदे आदि जो है नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं, ठीक। और साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। इनकी निम्न दो पंक्तियां हिंदी काव्य में अमर निधि हैं। कौन सी, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ठीक है ना। अबला यानी जो नारी है, अबला बेचारी, कष्ट सहने वाली, जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, पूरे जीवन भर तुम्हारी यही कहानी रहती है। और आंचल में है दूध, बच्चों को जो है दूध पिलाना, और आँखों में पानी, और आँखों में यानी दुख के आंसू ही रहते हैं। एक तरफ तो जीवन भर बच्चों को पालन पोषण में डाला जाता है और दूसरा जो है दुखों के कारण आंखों में आंसू ही रहते हैं। यही इस अबला नारी की जो है पूरी कहानी है जीवन भर की। उसके बाद जो है गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। इन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है, पर
इनके जो भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते हैं। ठीक है, इनके अतिक्रमण करने का मतलब कि स्वाभाविकता पर कब्जा करना, अतिक्रमण करने का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने भावों को ज़बरदस्ती किसी मानव पर, अगर इन्होंने किसी पात्र को लिया है तो उससे संबंधित प्रेरणादायक ही भावों को उजागर किया है, ना कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को उसमें ज़बरदस्ती डाला हो, ऐसा नहीं किया है। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा, अब ये देखिए भाषा शैली के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना हो, तो आप सीधे लिखिए इनकी भाषा सरल और सुंदर है। ठीक है, सुंदर भाव व्यंजना हो जाने से एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति ही है। ठीक है, ये इनकी सरल भाषा से पता चलता है। और गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता का क्षेत्र में जो है प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। मतलब इन्होंने जो है खड़ी बोली पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया है और प्रयास भी किया है कि सभी लोग खड़ी बोली पर ही लिखें। सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में जो है कविता करके इन्होंने जो है ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया। ठीक, पहले ये था कि ब्रज भाषा से संबंधित जो रचनाएं हैं वो केवल उसी में की जाए तो ज़्यादा अच्छा वर्णन होगा उनका, लेकिन इन्होंने जो है खड़ी बोली में भी करके दिखाया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से इनकी जो काव्य भाषा और भी जीवंत उठती है। तो ये तो आपको सभी में कॉमन है सेंटेंस। प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी ने अपने काव्य में भाव सौंदर्यवर्धक स्वाभाविक रूप से ही प्रयोग किया हुआ है और सभी प्रकार के प्रचलित छंदों में इन्होंने काव्य रचना की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आप अपने सेंटेंस में वाक्यों में भी लिख सकते हैं। गुप्त जी है जो युगीन चेतना और इनके विकसित होते हुए रूप में प्रतिसजक थे। तो अब ये आप साहित्यिक स्थान में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। ठीक है, ये आपको तो याद है ना, राष्ट्र कवि थे ये। और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पर चलते हुए जो है इन्होंने युग प्रतिनिधि जो है क्या किया, मतलब चलते हुए इनको जो है लोगों ने एक प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार किया है। ये माना है कि एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने दूसरे कवियों का जो है मार्गदर्शन किया है और इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उनकी जो है चेतना को वाणी भी दी है। इसके अलावा हिंदी काव्य को जो है श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें जो है राष्ट्रीय भावनाओं की जो है पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। उससे पहले जो है श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता था, नायक नायिका वाला। तो उसके बाद इन्होंने कुछ राष्ट्र से संबंधित अच्छे जो भावों के आधार पर रचनाएं की हैं, तो उसकी पुनीत गंगा बहाने का श्रेय किसको जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को ही जाता है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्रकवि थे। ठीक है ना, तो इनका जो स्थान है वो अद्वितीय है और शायद ही कोई ऐसा कवि होगा जो इनके स्थान को प्राप्त कर पाएगा।